नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में। और डेट है आज की 28 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब के बारे में है, जो कि पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। 27 जुलाई की ये न्यूज़ थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए एक रणनीति बनाई है। उसी को कहा गया है 3T रणनीति या 3T इनिशिएटिव। यह वायरस को रोकने के लिए एक मुख्य टूल की तरह ये काम करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप देखो टेस्टिंग होगी, जितने ज़्यादा ट्रैक होंगे, उतने ही ज़्यादा हम जल्दी इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। अगर बात की जाए, देखो भारत में जब जनवरी 2020 में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए केवल एक लैब थी, और अब यह संख्या बढ़कर लगभग 1300 हो गई है। ठीक है, और उच्च टेक्नोलॉजी वाली जो लैब हैं वो हमारे देश में बढ़ रही हैं, और इसी के इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है कि 3 नई हाई टेक्नोलॉजी की लैब लॉन्च की जाएंगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए 3T इनिशिएटिव की या रणनीति की, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 3T रणनीति या स्ट्रेटजी किससे संबंधित है। तो ये कोविड-19 को काबू करने के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसमें ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट पर फोकस किया जाता है। जैसे जितने ज़्यादा लोगों को हम ट्रैक कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी, जिससे कि हम उनको आइसोलेशन में रख सकें और उनको क्वारंटीन कर सकें और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, तो इस प्रकार कोविड-19 की महामारी पर काबू पाया जा सकता है। ये 3T मॉडल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए भारत में रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट भी लगभग 64% के आसपास है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि हमारे देश में कोविड-19 के जो एक्टिव केस हैं वो अत्यधिक नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं। और देखो कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए एक अन्य टूल भी यूज़ किया जा रहा है काफ़ी। वो क्या है? वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी इस महामारी को काबू करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। और प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट ए है जो कोविड-19 से संक्रमित है, और ये जब रिकवर कर जाता है, यानी ये सही हो जाता है, तो क्या किया जाता है, उसके बाद इस व्यक्ति के ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है। प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है और उस प्लाज्मा को कोई अन्य व्यक्ति, मान लेते हैं बी जो है कोविड-19 से संक्रमित है, तो इस प्लाज्मा को इन्फ्यूज किया जाता है बी में। तभी क्या होता है, इस प्लाज्मा में पहले से ही कोविड-19 के प्रति एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कोविड-19 से लड़ती हैं, और यह प्लाज्मा जब बी के शरीर में जाता है तो इसमें भी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जिससे कि यह व्यक्ति भी कोविड-19 से रिकवर हो जाता है। तो इस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। और हमारे देश में अब कई सारे प्लाज्मा बैंक भी बनाए जा रहे हैं। कल ही हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान में भी एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है जयपुर में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सीआरपीएफ स्थापना दिवस के बारे में है, जो कि हाल ही में 27 जुलाई को मनाया गया है। देखो सीआरपीएफ का फाउंडेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। ये ब्रिटिशों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था एक क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में, जिसको पहले CRP कहा जाता था, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसका नाम बदलकर 1949 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया। और ये इसका जो लीडरशिप जो इसकी की थी, वो की थी, इसको जो लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका नाम बदला गया था। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया है कि अभी 27 जुलाई 2020 को इसका 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर बात की जाए सीआरपीएफ के रोल की, तो सीआरपीएफ भारत की एक सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, यानी जो पैरा मिलिट्री फोर्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, यह होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, उसी प्रकार से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। उसके बाद इसका जो देखो, इसको
इसके साथ एक अन्य बटालियन जोड़ी गई थी, कोबरा बटालियन 2008 में, जो कि नक्सली मूवमेंट और विभिन्न प्रकार के जो टेररिस्ट अटैक होते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं उनसे मुकाबला करने के लिए कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्ट एक्शन की एक विंग बनाई गई थी 2008 में। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पर एक लास्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी कई बार ये फोर्स जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। ये तो ये दिया हुआ है कि कितने इसमें सैनिक हैं। 3,25,000 लगभग इसमें पुलिसकर्मी हैं सीआरपीएफ में वर्तमान में, और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, जैसे आतंकवाद विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर में और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नक्सल विरोधी अभियान। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में नक्सल विरोधी अभियानों में सीआरपीएफ की अहम भूमिका है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में काउंटर इंसर्जेंसी मतलब कि जो अस्थिरता का माहौल बना रहता है पूर्वोत्तर भारत में, उसमें भी यह काउंटर करती है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में है। अकाउंट इंडस्ट्री, देखो भारतीय लेखा मानक में संशोधन किया गया है, तो एग्ज़ाम में आपको यह पता होना चाहिए कि लेखा मानक क्या होता है और भारतीय लेखा मानक के कौन कौन से मानकों में परिवर्तन किया गया है। अगर बात की जाए, पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से मानकों में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर देखिए, कारपोरेट मामले के जो मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की होती है, उसके द्वारा लीजिंग से संबंधित भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किया गया। लीजिंग का मतलब क्या होता है? लीजिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु लीज पर ली जाती है यानी कुछ दिनों के लिए किराए पर ली जाती है। यहाँ पर देखिए, ये इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 103 और 116 में संशोधन किया गया है। ये आपको याद रखना है कि 103 और 116 में संशोधन किया गया है। उसके अलावा देखो, अगर बात की जाए इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 103 की, तो ये व्यवसाय संयोजन से संबंधित है, यानी व्यवसाय से संबंधित है, ये व्यवसाय को संयोजित करने से। दूसरा जो स्टैंडर्ड है 116 नंबर का, ये मानक प्रस्तुति मान्यता और लीज के जो प्रकटीकरण के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे संबंधित है। मतलब कि स्टैंडर्ड को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, किस प्रकार से उसको मान्यता मिलेगी, और लीज पर किस प्रकार से जो प्रकटीकरण है, स्पष्टीकरण है, उससे संबंधित सिद्धांत जो हैं इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 116 में आते हैं। अगर बात की जाए इनमें संशोधन किसके आधार पर किया गया है, तो ये संशोधन किया गया है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के एडवाइस से। यहाँ पर अगर बात की जाए, अब हम जान लेते हैं कि मानक लेखा क्या होता है। देखो, किसी कंपनी के द्वारा अपने वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए एक स्टैंडर्ड अपनाया जाता है, उसी स्टैंडर्ड को कहा जाता है मानक लेखा। और ये दुनिया भर में अलग अलग होते हैं, मतलब विभिन्न देशों में ये अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का अपना अकाउंट स्टैंडर्ड है और यूएसए का अपना अकाउंट स्टैंडर्ड्स है। अगर कोई कंपनी इंडिया में है तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंस विवरण को तैयार करेगी, और अगर कोई यूएसए में है तो वो यूएसए के अकॉर्डिंग अपने वित्तीय विवरण को तैयार करेगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय मानक लेखा क्या है। चलते हैं आगे जल्दी से हम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, यह एक स्वतंत्र नियामक कंपनी है जो कि स्थापित की गई थी 2013 के कंपनी एक्ट के तहत। इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। देखो, 2009 में एक सत्यम स्कैंडल हुआ था, उसके बाद इसकी अवधारणा जो है निकल कर सामने आई थी कि एक इस प्रकार की एजेंसी हो या प्राधिकरण हो जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग को कंट्रोल कर सके। उसके अलावा भारतीय लेखा मानक बोर्ड की अगर बात की जाए तो यह बोर्ड 1977 में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1977 में इसको गठित किया गया था, जिसमें CII, एसोचैम और फिक्की के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत रूस के बीच में संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायिक कार्यक्रम के बारे में है। मतलब कि अब भारत रूस जॉइंटली टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन करेंगे और व्यवसायीकरण कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। इसमें
फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और FASIE फाउंडेशन फॉर असिस्टेंट टू स्मॉल इनोवेटिव इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर ये शुरुआत की गई है इस इनिशिएटिव की। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना भारत में और रूस के स्टार्टअप MSME को जोड़ना। देखो, इसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भारत और रूस के जो स्टार्टअप्स हैं, MSME हैं, उनको जोड़ने के लिए एक प्रावधान किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत। और जो विश्व स्तर पर जो सोशल कंसर्न है या जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, ये उसके बारे में भी ये जानकारी देगा। अगर बात की जाए यहाँ पर ये 2 बार का कार्यक्रम है, 2 वार्षिक चक्र चलाएगा जिसमें 5 प्रकार की परियोजनाओं को फंडिंग दी जाएगी, जैसे दवाओं के लिए, फार्मास्यूटिकल, नवीनकरणीय ऊर्जा, IT और ICT पर विशेष फोकस किया जाएगा। चलते हैं आगे। ये रसिया का मैप है, जल्दी से हम देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल हमारा जो है आर्कटिक ओशियन में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नॉर्वेजियन सी। क्या है? नॉर्वेजियन सी है। यहाँ पर देखो आर्कटिक ओशियन के जो सी हैं उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। नॉर्वेजियन सी आर्कटिक ओशियन का भाग है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेरेंट सी है, और यहाँ पर है कारा सी। उसके बाद ये है लैपटेप सी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ईस्ट साइबेरियन सी है, और ये है चुकी सी। और यहाँ पर है ये पैसिफिक ओशियन का बेरेंट सी। देखो बेरेंट सी और चुकी सी को जो जोड़ता है वो जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। क्या जोड़ता है? बेरिंग स्ट्रेट जो है चुकी सी और बेरिंग सी को जोड़ता है। और ये अलग किसको करता है? ये अलग करता है USA का अलास्का और रूस, ठीक है। अलास्का और रूस को बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो इस प्रकार हमने आर्कटिक ओशियन के सी के बारे में जाना। जल्दी से हम जो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है रसिया की वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये साइबेरिया है, काफ़ी सुना होगा आपने साइबेरिया के बारे में। रूस का जो ईस्टर्न रीजन है उसको साइबेरिया कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में लेक बैकाल यानी जो बैकाल झील है ये कहाँ है? ये रूस में है, ठीक है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है, लेक बैकाल या बैकाल झील, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग की, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है ओब नदी, ठीक है। बस इतना ही। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये है बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे फिक्की के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी है कि फिक्की जो है इसकी स्थापना की गई थी 1927 में गांधी जी के एडवाइस पर पुरुषोत्तम दास ठाकुर और घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चलते हैं आगे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो इसका आंसर है 2018। CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसका तो आंसर बी ही है, 27 जुलाई 2020 को। अभी हाल ही में 82वां CRPF फाउंडेशन डे मनाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1939 में 27 जुलाई को। 3T पहल क्या है? ये है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। उसके बाद संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित कार्यक्रम जो समझौता है वो किसके बीच में किया गया है? ये किया गया है भारत और रूस के बीच में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।